फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का पेपर। ठीक है, आपका 2023 बोर्ड एग्जाम होने वाला है, बहुत ज़्यादा ही नज़दीक आ चुका है। ठीक है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज हम 2021 का पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, इस पे जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देख सकते हो, एकदम आसान क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं होता पेपर पे। ठीक है, ठीक है, पेपर एकदम आसान होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो देखते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पेपर हम लोग। ठीक है, तो देखो बात करते हैं। ठीक है, तो समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा और 70 नंबर का होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं होता पेपर पे, एकदम आसान होता है। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जो आपने पढ़ रखा है वही आएगा। तो चलो देखते हैं कैसा आता है। तो देख सकते हो, पहला प्रश्न जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव होता है। पहला नंबर का नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा Na काय केंद्रित घनी BCC संरचना के रूप में क्रिस्टलित होता है। Na की उनकी इकाई सेलों में परमाणु की संख्या होगी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मतलब ये जो सोडियम है BCC एकक कोशिका है। ठीक है, तो BCC एकक कोशिका के रूप में होता है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या बतानी। तो एकदम आसान क्वेश्चन यार, सब पढ़ा हुआ ही आना है आपका। तो देखो, अगर बात करें BCC एकक कोशिका की, तो उसमें क्या होता है, आपके 8 कोने पे कण होते हैं और एक केंद्र पे। तो कोने वाले का 8 × 1/8 प्लस केंद्र वाले का 1, तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 मिलके 2। तो 2 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आप कह रहा है एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज है। मतलब कि आपको एक मोलल, मतलब कि आपको मोललता दी गई है। क्या दी गई है, मोललता। मोललता दी गई है 1 मोलल। ठीक है, आपसे कह रहा है विलेय के मोल ज्ञात कीजिए, मोल प्रभाज पूछ रहा है। ठीक है, मोललता का मान 1 दिया गया है, तो 1 का मतलब क्या हो गया, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल आपका है, तो कह रहा है विलयन में विलेय का मोल प्रभाज बताइए। ठीक है, 1 मोलल का मतलब क्या हो जाएगा, 1 मोल विलेय 100 ग्राम विलियन में। ठीक है, यही तो होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जब 1 मोलल जली विलियन का विलेय का मोल प्रभार निकालोगे, तो वो कितना आ जाएगा, 0.018। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.018। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लो, कह रहा है अभिक्रिया आभासी एकाणुक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया आभासी एकाणुक अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी याद कर लेना, आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो, इसमें आपकी ये वाली अभिक्रिया आभासी एकाणुक है। क्यों, क्योंकि जो इसमें अभिकारक हैं 2 हैं, मतलब इनकी आणविकता जो है वो 2 है। लेकिन अगर कोटि की बात करें तो कोटि केवल 1 है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि अभिकारक, ये जो वेग है आपका, वेग ये केवल इसकी सांद्रता पर ही निर्भर करता है, ना कि इसकी। जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, केवल एक पर ही निर्भर करता है, जिसके कारण इसकी कोटि का मान 1 होता है। ठीक है, तो अब आभासी एकाणु की परिभाषा की बात करें, तो देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तो 2 हों, लेकिन अभिकारक की सांद्रता केवल एक अभिकारक पर निर्भर करती है, उसे आभासी एकाणु अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें केवल इसी पर निर्भर करती है, इसलिए कोटि का मान क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही। ठीक है, आप आभासी एकाणु अभिक्रिया वाला वीडियो देख सकते हो, चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा एसिटिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 के साथ गर्म करने पर निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। जब एसिटिक अम्ल CH3COOH को हम लोग क्या करते हैं, P2O5 के साथ गर्म करते हैं, तो क्या बनता है। ठीक है, तो क्या बनता है आपका, आपका बनता है एसिटिक एनहाइड्राइज CH3CO का होल ट्वाइस O। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका ये हट जाता है और आगे O लग जाता है। ठीक है, तो CH3CO का होल ट्वाइस जो आपका बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है। मतलब ये प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है कि तृतीयक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बहुत लोगों ने गलत किया था कि ये आपका तृतीयक एमीन है। देखो, इसमें आपको 3 दिख रहे होंगे, ऐसे इसे CH3 लगे हुए, लेकिन ये तृतीयक एमीन नहीं, प्राथमिक एमीन है। क्योंकि प्राथमिक एमीन का सूत्र होता है RNH2। ठीक है, RNH2, और द्वितीयक एमीन का R2NH, तृतीयक एमीन का R3N। इससे आपको याद रखना पड़ता है, जहाँ NH2 लगा हो वो जान जाओ तुरंत प्राथमिक एमीन, अगर NH लगा है तो जान जाओ द्वितीयक एमीन, N लगा है तो जान जाओ तृतीयक एमीन। तो यहाँ पे NH2 लगा है, इसलिए ये प्राथमिक एमीन होगा। ठीक है, तो ये वाला बहुत लोगों ने गलत किया था, तो इसको जरूर देख लेना, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करता है। तो ग्लाइकोजन जो हमारा, ये शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो सब पढ़े हुए क्वेश्चन ही है आपका, ये बायोमोलिक्यूल जैव अणु वाले चैप्टर का है, एमीन वाले चैप्टर का है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपके पढ़े, जितने टेंशन कुछ नहीं लेनी, पेपर एकदम आसान आना है। ठीक है, आप देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका, मतलब FCC है। अर्थात हमें पता चल गया कोने पे 8 कण होते हैं और आपका 6 फलक होते हैं, तो 6 × 1/2
8 गुणे 1/8, तो कितने कण होंगे इसमें प्रभावी? तुरंत 4। इतना आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए, ठीक है। आप कह रहा है सिल्वर फलक केंद्रीय घनीय का कोष्ठ का एफसीसी संरचना में, ठीक है, एफसीसी संरचना में क्रिस्टलित होता है। इस संरचना में निकटतम 287 पिकोमीटर है, मतलब सिल्वर परमाणुओं की दूरी 287 पिकोमीटर दी गई है, ठीक है। दूरी कितनी दी गई? 287 पिकोमीटर। तो सिल्वर का घनत्व तो डी ज्ञात कीजिए। डी का मान ज्ञात करना है, Na का मान ये दिया गया है, परमाणु द्रव्यमान M का मान ये दिया गया। तो यार एकदम आसान, देखो बताते हैं। देखो इस पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, Z इंटू एम बटा Na इंटू ए क्यूब। जेड का मान रख देना कितना? एफसीसी में 4 अवयवी कण होते हैं। M का मान ये दिया गया, कहाँ गया? ये परमाणु द्रव्यमान M का मान है ये। A का मान आपको ये 287 पिकोमीटर, Na का मान ये दिया गया। आपका आसानी से घनत्व निकल आएगा, ठीक है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देख सकते हो एकदम आसान क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं दूसरे का खा। तो अब बात करते हैं दूसरे का खा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में 22 ग्राम बेंजीन घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो एकदम आसान है ये भी, ठीक है। आपको सिंपल क्या करना है, पहले द्रव्यमान प्रतिशत निकालने को कह रहा है। तो आपको करना है क्या, यहाँ पे आपका इसका द्रव्यमान दिया है, मतलब ये क्या है आपका, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालोगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। देखो ऐसे होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना तो 122 बटा विलयन का 122 प्लस 22 इंटू 100, ये आएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत। जब इसका निकालोगे बेंजीन का तो 22 बटा 22 प्लस 122 इंटू 100, ठीक है। ये आएगा आपका किसका? बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। आसानी से निकाल लेना, ठीक है, एकदम आसान है। तो देखो अब अगला क्वेश्चन, एक सेल के ईएमएफ का परिकलन कीजिए। निम्नलिखित में से ये अभिक्रिया होती है, मतलब आपको ईएमएफ का मान निकालना है। ये अभिक्रिया हो रही है, निकल सॉलिड प्लस 2Ag प्लस निकल 2 प्लस 2Ag बन रहा है। ई नॉट सेल का मान ये दिया गया है 1.05 वोल्ट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करना भी हमने बता रखा है, आप वीडियो जाके चैनल पर देख सकते हो। बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर हम लोगों ने क्लियर किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये वाला भी कर लेना आसानी से। अब अगला देखते हैं। अगला नंबर आपसे पूछा गया टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल इफेक्ट के बारे में, वही है आपका टिंडल इफेक्ट। जब सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो जो कोलाइडी कण होते हैं जिगजैग गति करते प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो आसानी से आप इसको भी कर लोगे, वीडियो जाके देख सकते हो। आप तीसरे का नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में आप कैसे विभेद करेंगे षटकोणीय निविड़ संकुलन तथा घनी निविड़ संकुलन, ठीक है। षटकोणीय निविड़ संकुलन क्या होता है, घनी निविड़ संकुलन क्या होता है, इसमें भी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। और इस पे भी विभेद करना है, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका क्या होती है। इसमें आपको अंतर बताना है कि क्रिस्टल जालक क्या है और एकक कोष्ठिका क्या है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, Cu2+ आयन के साथ अमोनिया की क्रिया से क्या प्राप्त होता है। जब Cu2+ की क्रिया हम लोग अमोनिया से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। और फिर कह रहा है उत्कृष्ट गैस क्या होते हैं, उत्कृष्ट गैसों के नाम भी लिखिए, ठीक है। उत्कृष्ट गैसें कौन सी है, ठीक है, तो वो बताना है आपको। तो इनमें आपको विभेद करना है, तीसरे का वाले में और खा में आपको ये प्राप्त करना है, ठीक है। अब अगला देखो, एक दंतुर द्विदंतुर तथा उभय दंतुर या बहुदंतुर लिगेंड बताओ, ठीक है। केवल दो चीज पूछा, एक दंतुर लिगेंड द्विदंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण समय सही समझाइए। तो एक दंतुर लिगेंड वे होते हैं जिनमें एक दाता परमाणु, एग्जाम्पल के तौर पर NH2। दो दंतुर लिगेंड जिसपे दो दाता परमाणु, जैसे CH2NH2 और यहाँ पे CH2NH2। दो दाता परमाणु हो गए तो द्विदंती लिगेंड। उभय दंतुर में आपका या बहुदंतुर में क्या होता है, दो से ज्यादा हो, ठीक है। तो एकदम आसानी, इसको भी देख लेना वीडियो, ठीक है। अगला है प्रोटीन में पेप्टाइड बंध से क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के लिए आपके, क्योंकि जो एग्जाम होगा इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे का नंबर क्वेश्चन, सांद्रता के साथ चालकता तथा मोलर चालकता में परिवर्तन की विवेचना कीजिए। 0.0241 मोलर एसिटिक अम्ल की चालकता इतनी है, इसकी मोलर चालकता को परिकलित कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखो, चौथे का खा नंबर, कह रहा भौतिक अतिशोषण तथा रासायनिक अतिशोषण में उदाहरण सहित अंतर बताइए। ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपका, ठीक है। इसको जरूर तैयार कर लेना, भौतिक अतिशोषण तथा रासायनिक अतिशोषण। आप देखो आपकी है यहाँ पे नेम रिएक्शन, कार्बिल अपक्रिया, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। कार्बिल अपक्रिया हो गई, स्मिट अपक्रिया, ये सारी पूछी जाती है, ठीक है। दूसरी पूछी गई डाइएजोकरण अपक्रिया। तो इन दोनों अपक्रियाओं को आपको बताना है, ठीक है। इन पर टिप्पणी लिखनी, मतलब रिएक्शन लिखनी है और फिर थ्योरी लिखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। ग्लूकोज से ग्लूकासोजोन कैसे प्राप्त करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जिसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं, वही आपके कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। उदाहरण द्वारा समझाना है और ग्लूकोज से आपको ग्लूकासोजोन प्राप्त करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलयन को परिभाषित कीजिए। कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव है, प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक एक उदाहरण देकर संक्षिप्त में लिखिए। मतलब विलयन कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है, विभिन्न कितने विलयन संभव है, उदाहरण देख के आपको बताना है, ठीक है। इसी प्रकार से पांचवे का खा का दो क्वेश्चन दिए गए। पहला नंबर देखो,
रासायनिक अपक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो जो वेग होता है भैया, वेग होता है आपका, उस पे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? आपका वही अभिकारक की प्रकृति, सांद्रता का प्रभाव, ताप का प्रभाव, वही सब लिखना है, ठीक है। तो वीडियो ये वाला भी पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ करने से यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटा में अपक्रिया 3/4 पूर्ण होती है। मतलब कि 3/4 पूर्ण होती है। वेग स्थिरांक के की गणना कीजिए। तो के की गणना करनी है आपको। यदि अपक्रिया प्रथम कोटि की हो तो बताना है, मतलब आपको गणना किसकी करनी है। कह रहा है देखो, एक यौगिक 1 मोल से प्रारंभ करने से अज्ञात हुआ 1 घंटे में 3/4 पूर्ण होती है। वेग स्थिरांक की गणना, के का मान निकालना है और टाइम आपको 1 घंटा दिया गया है। टाइम 1 घंटा दिया गया है और आपको वेग स्थिरांक का मान निकालना है, ठीक है। तो देख सकते हो आसान क्वेश्चन है, और अगर कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट कर सकते हो, इसको बता देंगे, ठीक है। जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है? लैंथेनाइड आकुंचन के कारण वह परिणाम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। लैंथेनाइड संकुचन वही लैंथेनाइड श्रेणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घ नंबर उपसंयोजन संख्या क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। एक उदाहरण भी दीजिए। और कह रहा है निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों के आयुपेसी नाम बताइए। तो भाई आयुपेसी नाम हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख रखा है, तो वीडियो आप वो वाला जाके देख सकते हो, एकदम ट्रिक से इसका आप आयुपेसी नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो इन तीनों के आयुपेसी नाम पूछे गए, और ये हमेशा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आयुपेसी। आपका पेपर किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, आयुपेसी जरूर मिलेगी, तो इसे जरूर तैयार कर लेना। अब अगला आपका, सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। इसके ऑक्सीकारक एवं अपचायक गुण का उल्लेख कीजिए। SO2 के 2 उपयोग लिखिए। मतलब आपको SO2 बनाने की प्रयोगशाला विधि चित्र सहित बतानी है, ठीक है। 5 नंबर वाला प्रश्न वही आपका, ठीक है। तो एकदम आसान, इसको भी कर सकते हो, वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, बहुत ही आसानी से हमने समझा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ग 15 के तत्वों के समान गुणधर्मों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु आकार, आयनन एंथैल्पी एवं विद्युत ऋणात्मकता के संबंध में विवेचना कीजिए। चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड वाला, वो ना आता हो तो ये नीचे वाला कर सकते हो, वर्ग 15 के तत्व, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इन आपको नेम रिएक्शन दी गई है। कोलबे अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया से एनिसॉल का एल्किलीकरण, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। मतलब फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया देखा है ना, एनिसॉल क्या होता है भाई, आपका C6H5COCH3 बनेगा, ठीक है। तो वही आपका फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया से आपको दिखाना है, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया बतानी, कोलबे अपक्रिया बतानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ बीच में देख सकते हो अथवा भी लगा हुआ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन इसका अथवा वाला वहां पे होगा अगले पेज पे, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन ये, ल्यूकाच परीक्षण क्या है? इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने के लिए किया जाता है? उदाहरण एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। तो एल्कोहलों को पहचानने के लिए ल्यूकाच परीक्षण का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक एल्कोहल मतलब 1 डिग्री, द्वितीयक एल्कोहल यानी 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल को विभेद के लिए ल्यूकाच परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो ये वाला वीडियो भी चैनल पे पड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ल्यूकाच परीक्षण, तो इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका 7वां, यहाँ 7 लिखा था, ठीक है। 7वें का नंबर है, निम्नलिखित अपक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। इस अपक्रिया की जब KOH से क्रिया की जाती है और इसको गर्म किया जाता है तो आगे क्या उत्पाद बनता है? इस अपक्रिया की जब एथिल अल्कोहल से क्रिया की जाती है तब आगे क्या उत्पाद बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और इसकी आगे की रिएक्शन ये रही, फिनाल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से की जाती है तो क्या बनता है, ठीक है। और एक ये आपकी, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम से क्रिया, और यहाँ पे फिनाल, ओ सॉरी बेंजीन साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, बेंजीन नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि इस पे ये नहीं लगा, तो साइक्लोहेक्सेन पे ब्रोमीन लगा, ठीक है। तो जब इसकी क्रिया एमजी से की जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में तब क्या बनता है, MgBr H2O से क्रिया करता है तब क्या बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, और नीचे आपको अथवा में, चाहे ऊपर वाली रिएक्शन ना आ रही हो तो आप नीचे वाली कर सकते हो, ठीक है। कह रहा है एथेन से ब्रोमोएथेन प्राप्त करो, तो C2H6 से आपको ब्रोमोएथेन प्राप्त करना है, ब्रोमीन से क्रिया कर दो, C2H5Br बन जाएगा, एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, ब्रोमोएथेन बन गया। क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल बनाओ, एक क्लोरोबिटेन से नॉर्मल ऑक्टेन बनाओ, क्लोरोबेंजीन से 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, ठीक है। ये रिएक्शन है, चाहे ऊपर वाली रिएक्शन आती है वो कर लो, चाहे ये कर लो, ठीक है। 5 नंबर मिलते हैं इन पे, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गाटरमान कोख अपक्रिया, एल्डोल संघनन कैनिजारो अपक्रिया। तो 3 अपक्रिया ये नेम रिएक्शन मिली, 3 पहले मिल चुकी, तो इनको जरूर पढ़ लेना क्योंकि पूछी जाती है। एल्डोल संघनन पूछी गई, कैनिजारो, गाटरमान कोख अपक्रिया, ठीक है। अगला देखो, चाहे ये वाला कर लो या नीचे अपक्रियाएं और दी गई हैं अथवा पे, ठीक है। एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल के साथ अपक्रिया करता है। अगला एसिटिक अम्ल थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है। बेंजोइक अम्ल अमोनिया से क्रिया करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्रिया करता है। बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण कराया जाता है। तो चाहे ये पांचों रिएक्शन कर लो, 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो भाई रिएक्शन थोड़ा
गड़बड़ होती है, मतलब कि थोड़ा आपको कठिन भले लगती है लेकिन है आसान, ठीक है। अगर इन पे सही से काम करो तो आपको रिएक्शन भी आसान लगेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो ये हो गया। तो देख सकते हो भाई ये था आपका पेपर। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, और पेपर आपका कुछ भी कठिन नहीं आता, एकदम आसान आता है, ठीक है। 70 नंबर का पेपर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।